हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों थ्योरी का होगा। और थ्योरी में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ये क्लास नंबर जो होने वाला है वो 10वां क्लास होगा टेक्निकल का। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। आप लोगों को वहाँ से सारा वीडियो नंबर बाय मिल जाएगा। कंप्यूटर का भी मिल जाएगा और टेक्निकल का भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी पे ज्वाइन हो सकते हैं। बारी बारी से सभी पे अप टू डेट मिलता रहेगा। आज का पहला प्रश्न दिया है मितोपयोजक, जिसको इकोनोमाइजर कहा जाता है। मितोपयोजक यानी कि हिंदी वर्ड दिया हुआ है। इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और देखिए दोस्तों, इकोनोमाइजर का प्रयोग जो मेनली रूप से किया जाता है वो जो बॉयलर जो होता है उसका यानी कि दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसका हम प्रयोग करते हैं तो बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है तो बॉयलर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। टरबाइन पे चलते हैं। तो टरबाइन की अगर बात किया जाए तो टरबाइन जो है दोस्तों क्या करता है। टरबाइन जो है एक प्रकार का यानी कि रोटेशनल पार्ट है। और ये दोस्तों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसी भी फॉर्म को यानी कि यांत्रिक में बदल देता है। सीधा सी बात ये समझिए, कोई भी किसी भी फॉर्म को यानी कि यांत्रिक में बदलने का जो कार्य करेगा वो टरबाइन का कार्य रहता है। अब रही बात की बायोगैस संयंत्र, तो ये प्लांट है। और प्रतिवर्ती अल्टरनेटर, तो ये अल्टरनेटर की अगर बात किया जाए तो अल्टरनेटर जो है मेनली रूप से दो प्रकार का होता है। एक जो है सैलेंट पोल होता है और एक जो होता है यानी कि सिलेंड्रिकल पोल होता है। तो ज़्यादा गति के लिए अगर पूछेगा तो सिलेंड्रिकल पोल का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल रोटर का, जो कि कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। लेकिन अगर सिलेंडर पोल टाइप अल्टरनेटर की अगर बात करता है तो उसका जो प्रयोग होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है, जहाँ पे जल के द्वारा जो बिजली पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न आज का है कि किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है। यानी कि चलाने का लागत कह रहा है। और चलाने का यानी कि जो लागत सबसे कम है, ठीक है ना, चलाने का लागत जो अगर देखा जाए और सबसे कम जो है ये आप लोगों को हाइड्रो पावर प्लांट का मिलेगा। क्यों मिलेगा हाइड्रो पावर प्लांट का, तो हाइड्रो पावर प्लांट का लागत सबसे कम इसलिए है क्योंकि भारत में जो है जल का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जल मौजूद है भारत में। ठीक है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जल मौजूद है भारत में। इसके वजह से जो है जल से जो अगर बिजली पैदा किया जाएगा तो उसका जो कॉस्ट है लगभग शून्य माना गया है। ठीक है ना, लगभग की अगर बात किया जाए तो जीरो माना गया है। अगर थर्मल की बात किया जाए तो इसमें कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो कोयला को अगर भारत में ही अगर मौजूद है तो फिर भी उसके लिए क्या खनन करना पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो गया। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है इसमें यानी कि थर्मल में। और डीजल की बात किया जाए ये भी यानी कि खनन के द्वारा अदर देश से भी मंगाया जाता है। और दूसरा है यानी कि गैस इलेक्ट्रिक से, तो इससे भी यानी कि इसमें भी यानी कि संचालन लागत ज़्यादा है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होता है, जो जल के द्वारा बिजली पैदा किया जाता है, इसमें जो है संचालन लागत जो है सबसे कम है। और तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में जो दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि विकसित देशों में किस जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है। यानी कि विकसित की बात कर रहा है, ठीक है ना। एडवांस कंट्रीज इज, यानी कि विकसित देशों में जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, अगर भारत का पूछ लेता है तो भारत में यानी कि जनरेटिंग जो होता है वो कितना पे होता है, तो भारत में यानी कि जनरेटिंग जो होता है वो 11 किलो वोल्ट पे होता है। लेकिन अगर विकसित देश का अगर पूछ लेगा दोस्तों तो यानी 22 किलो वोल्ट तक है ना, 22 किलो वोल्ट तक यानी कि जनरेशन होता है। तो विकसित देश का पूछ रहा है तो 22 किलो वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है 22 किलो वोल्ट, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का दिया हुआ है कि किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। अब बात यहाँ से आ गया है कि सर्ज टैंक से, तो सर्ज टैंक हम किस में लगाते हैं भाई, तो सर्ज टैंक की अगर बात किया जाए ऑप्शन ए में कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, बी में कह रहा है सोलर पावर प्लांट में, सी में कह रहा है विंड पावर प्लांट में, और डी में कह रहा है डीजल पावर प्लांट में। डीजल पावर प्लांट में ना पेनस्टॉक का कार्य नहीं, सर्ज टैंक नहीं लगाते हैं, ना पेनस्टॉक लगाया जाता है, ना ना वाइंड पावर प्लांट में लगाया जाता है, ना सोलर पावर प्लांट में लगाया जाता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में दोस्तों सर्ज टैंक लगाया जाता है, पेनस्टॉक लगाया जाता है। अब रही बात कि सर्ज टैंक जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यानी कि सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब रही बात कि सोलर पावर प्लांट पे चलते हैं। तो सोलर पावर प्लांट की बात किया है, सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है सोलर का वो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। और ये जो है दोस्तों लगभग जो है 2250 है ना, 2250 मेगावाट,
2250 मेगावाट यानी कि बिजली का उत्पादन करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। बी में कह रहा है वे सक्षम है। सी में कह रहा है उसके स्थान पर कोई प्रतिबंधित नहीं है। डी में कह रहा है वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भर होता है। ये बात तो सही है। पहले इसका यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पॉन्स टू फ्यूल सेल, ठीक है। तो ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है। क्या होता है, प्रदूषित का कारण बनता है और इसका ऑपरेशन जो है शोर भर है, यानी कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करता है। तो ऑप्शन डी में दिया है ऐसा ऑप्शन, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसमें यानी कि जो अल्टरनेटर या जो जनरेटर का प्रयोग किया जाता है वो साइलेंट पोल का किया जाता है। किसका, साइलेंट पोल का किया जाता है। ए में जो दिया है हाई स्पीड साइलेंट पोल टाइप, तो हाई स्पीड का नहीं करते हैं। लो स्पीड टाइप जो होता है साइलेंट पोल टाइप का, हम उसका प्रयोग करते हैं। ए बी में कह रहा है कि नॉन साइलेंट पोल, तो नॉन साइलेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि साइलेंटिकल का ऑप्शन ये हो गया। नॉन साइलेंट पोल डीसी जनरेटर, तो डीसी का नहीं प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो हाइड्रो पावर प्लांट में। इसका गति 125 से लेकर के यानी कि 1000 वाट तक जो है होता है। अब रही बात की ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। वहीं पे अगर सिलेंड्रिकल का गति पूछ लेता तो उसका जो गति होता है 3000 आरपीएम होता है। कितना होता है, 3000 आरपीएम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। ए में दिया हुआ है उपकेंद्र के लिए, बी में कर आवासीय वायरिंग के लिए, सी में कर वाणिज्यिक भवन वायरिंग के लिए, और डी में करा औद्योगिक भवन वायरिंग के लिए। तो राष्ट्रीय जो संहिता का जो नियम है, ठीक है ना, और ये जो किया जाता है दोस्तों ना, ये जो नहीं जो किया जाता है, ठीक है, ये उपकेंद्र के लिए तो करेगा ही, ठीक है ना, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए भी करेगा और औद्योगिक के लिए भी करेगा, लेकिन आवासीय यानी कि छोटा मोटा यानी कि घर में जो वायरिंग होता है इसके लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ आवासीय भवन वायरिंग दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा डैश के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में यानी कि विद्युत का जो उत्पादन होता है, भारत में यानी कि विद्युत का जो उत्पादन होता है वो किससे सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो थर्मल के द्वारा होता है, ठीक है, थर्मल के द्वारा होता है। 60 से लेकर के, ठीक है ना, 60 से लेकर के 65% तक, 60 से लेकर के यानी कि 65% तक विद्युत का उत्पादन इसी के द्वारा होता है, और 15 से लेकर के यानी कि 17% जो हाइड्रो के द्वारा होता है, और बाद बाकी जो बच रहा है वो टाइडल के द्वारा हो गया, या उसके बाद जो है सोलर के द्वारा हो गया, यानी कि बहुत कम मात्रा में सबसे होता है। लेकिन मेनली जो है यानी कि थर्मल के द्वारा ही भारत में विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और 15 से 17% जल के द्वारा यानी कि विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो दिया हुआ है यानी कि थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसे जितना हो सके उतना तेजी से निकलने के लिए प्रयुक्त वस्तु को हम क्या कहते हैं। तो यानी कि सबसे तेजी से निकलने के लिए, ठीक है, सबसे यानी कि तेजी से निकलने के लिए मेनली रूप से जो जिस सब्सटेंस का हम प्रयोग करते हैं उस सब्सटेंस की अगर बात किया जाएगा तो वो रिएक्टर कूलेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टर कूलेंट होता है। और रिएक्टर कूलेंट की बात किया जाएगा तो ऑप्शन किस में दिया है, तो मॉडरेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडरेटर के रूप में या तो हीलियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या तो CO2 का प्रयोग करेंगे, या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब रही बात की कूलेंट, रिएक्टर कूलेंट जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा,
और ये प्रश्न दोस्तों देखिए BSPSCL में बैच 2 में भी पूछा हुआ है, यानी कि शिफ्ट सेकेंड में भी, शिफ्ट 1 में भी पूछा हुआ है और शिफ्ट 1 में भी पूछा हुआ है। यानी कि 4 तारीख को पूछा है, 17 को पूछा है और 7 को पूछा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यानी कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग उसके लिए जो है काफ़ी प्रीवियस पेपर जो है ज़रूर देख के जाइएगा, कोई भी एग्जाम का। या ना हो कि सिर्फ BSPSCL का ही प्रीवियस पेपर देख के जाना है। कोई भी एग्जाम हो, बिहार TG2 हो का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो UPPCL TG2 JEE लेवल तक का पेपर देख के जाइएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर फंसेगा। और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी जो प्रश्न है, ठीक है, आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। साथ ही साथ अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है और ये प्रश्न है कि ऊर्जा संयंत्र में किस मापदंड की वृद्धि से कार्यक्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है। ए में कह रहा है वॉल्यूम, जिसको आयतन कहते हैं। सी में कह रहा है कार्यक्षमता। डी में कह रहा है तापमान। और यानी कि डी में जो कह रहा है यानी कि दबाव कह रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है दोस्तों तो क्या होगा, सीधे सीधे ये पालन करेगा तो किसका, मापदंड का। अब रही बात कि टेम्परेचर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा हुआ है, 4, 20 और 27 को। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्वेश्चंस में है कि कैलोरीजन, ठीक है, कैलोरीजन जिसको कैलोरीफिक मान, एक ठोस ईंधन का कैलोरीफिक मान किसमें व्यक्त किया जाता है। यानी कि ठोस का कह रहा है, और ठोस ईंधन का कैलोरीफिकल जो वैल्यू व्यक्त किया जाता है वो कैलोरी प्रति ग्राम में, किसमें, कैलोरी प्रति ग्राम में व्यक्त किया जाता है। और कैलोरी प्रति ग्राम जो दिया हुआ है किसमें दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।